हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है अपना सोलर सिस्टम। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, जो वीडियो अपनी पढ़ी थी, वो वीडियो थी नेशनल पार्क। जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक क्वेश्चन मोस्टली आता है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे वो वीडियो है हमारी सोलर सिस्टम। ऐसे मेरे भाई बहन जो निराश हो जाते हैं, ये कहने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अब कुछ होने वाला नहीं है, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भाई बहनों के लिए मैं एक मोटिवेशन लाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनें। जिंदगी खेलती ही उसी के साथ है, जिंदगी खेलती ही उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, दर्द सबके एक जैसे होते हैं, हौसले सबके अलग अलग होते हैं। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है अपना सोलर सिस्टम, सौर मंडल। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों पे आज हमें चर्चा करनी है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों में अधिकांश टॉपिक देखें तो ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। अब ग्रहों की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं बात कर रहा हूँ। सौर मंडल का एक तो जनक पूछा जाता है, तो जनक अपना क्या हो जाएगा, सूर्य। सौर मंडल का जनक कौन है, सूर्य। या सौर मंडल का पिता कौन है, सूर्य। अच्छा, इससे पहले की अगर हम स्थिति देखें तो क्या है, अगर मैं बात करूं ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के अंदर जो गैलेक्सी हैं, आकाश गंगाएं हैं, वो कितनी हैं, 10 की घात 11 आकाश गंगा, इसको बोले तो गैलेक्सी। इस अगर मैं एक गैलेक्सी की बात करूं, यानी कि जो ब्रह्मांड के अंदर 10 की घात 11 गैलेक्सी हैं, 10 की घात 11 आकाश गंगा हैं, इन आकाश गंगाओं में अगर मैं एक आकाश गंगा की बात करूं, एक आकाश गंगा यहाँ से उठाऊं तो 10 की पावर 11 स्टार हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे। यानी एक आकाश गंगा में तारे कितने होते हैं, 10 की घात 11। और ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं कितनी हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, 10 की घात 11। अब ये जो 10 की घात 11 तारे हैं, ये एक आकाश गंगा में हैं, एक आकाश गंगा में। अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं, एक आकाश गंगा में इतने स्टार्स हो गए और इसमें से हमने एक तारा लिया जिसकी हमें बात करनी है, और ये एक तारा है अपना सन, क्या है, सूर्य। ये तारा कौन सा है, सूर्य। और इसी सूर्य पे आज हमें बात करनी है। ये जो सूर्य है, जिस मंडल का जनक है, उसको हमने क्या कहा है, सौर मंडल। अब हमें सूर्य पे बात करनी है, तो पहले तो हमने सूर्य सौर मंडल का जनक लिख लिया। इसके बाद हम ये सौर मंडल है किस गैलेक्सी का भाग है, किस आकाश गंगा का भाग है, सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है, सबसे नज़दीक आकाश गंगा कौन सी है, आकाश हमारी जो आकाश गंगा है इसका सबसे ज़्यादा चमकीला भाग कौन सा है, इसका इस आकाश गंगा में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है, इन क्वेश्चनों पे हमें बात करनी है। आइए देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सौर मंडल का जनक कौन है, तो सीधा अपना आंसर क्या होगा, सूर्य। अच्छा, हमारा ये जो सौर मंडल है ये किस आकाश गंगा का भाग है, तो कौन सी आकाश गंगा का भाग है हमारा सौर मंडल, इसको आपको बताना है। तो ये जो मंदाकिनी जिसको हम कहते हैं, मंदाकिनी का भाग है। दूसरा हम इसको दुग्ध मेखला कहें, मिल्की वे कहें, तो जो हमारा सौर मंडल है ये किसका भाग है, तो किसका भाग बताओगे, कौन सी आकाश गंगा का भाग है, तो इसको मंदाकिनी लिख लो, मंदाकिनी। इसी को कहा जाता है दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। और इसी को कहा जाता है मिल्की वे, और इसको क्या कहा जाता है, मिल्की वे। मिल्की वे कह लो, मंदाकिनी कह लो, दुग्ध मेखला कह लो। ये वो आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसमें हमारी पृथ्वी है, जिसमें हम लोग हैं। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा जो सौर मंडल है या हमारी जो पृथ्वी है या हम लोग हैं, तो इनके सबसे ज़्यादा नज़दीक आकाश गंगा कौन सी है, हमारे सौर मंडल के सबसे ज़्यादा नज़दीक या निकट
नजदीक आकाशगंगा कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? एंड्रोमेडा। कौन सी आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा कौन सी आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा जो हमारा सौरमंडल है या हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, इसके सबसे ज़्यादा निकट कौन सी आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ब्रह्मांड है यानी कि ब्रह्मांड के अंदर या जो आकाशगंगाएं हैं उन आकाशगंगाओं में सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी आकाशगंगा, सबसे बड़ी आकाशगंगा, तो सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम क्या है? सबसे बड़ी आकाशगंगा बोलें तो गैलेक्सी। सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। क्या नाम है? लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। कौन सी आकाशगंगा यानी कि सबसे बड़ी आकाशगंगा पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। यानी कि हमारे सौरमंडल का यह भाग नहीं है, लेकिन आकाशगंगाओं में सबसे बड़ी आकाशगंगा लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का भाग है? तो मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे जिसको कहा जाता है। हमारे सौरमंडल के सबसे ज़्यादा नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? एंड्रोमेडा। इसके अलावा हमसे पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? आकार कैसा है? तो आकार आपको पता होगा, सर्पिल या सर्पिलाकार। कैसा बताओगे? सर्पिल बता दो या सर्पिलाकार, यानी कि एक वक्र के रूप में है, टेढ़ा मेढ़ा है। सर्पिल का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, एक वक्र के रूप में है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? अगर हमसे पूछा जाए जो सौरमंडल है इसके सदस्य कौन कौन हैं, तो सौरमंडल के सदस्यों में देखें तो एक तो मुखिया आता है, क्या नाम है? सूर्य। इसके बाद ग्रह आते हैं, जो 8 ग्रह जिनकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा ग्रह के अलावा जो आएगा वो उपग्रह आएंगे। उपग्रह के अलावा हम देखें तो क्षुद्र ग्रह आते हैं। इसके बाद धूमकेतु आते हैं। धूमकेतु के बाद उल्का पिंड आते हैं। इसके बाद धूलकण और गैसें आती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सौरमंडल के सदस्य पूछे जाएं तो सबसे पहले सौरमंडल का जनक या मुखिया पूछा जाए तो सूर्य हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हम देखें तो ग्रह हो जाएंगे, फिर उपग्रह हो जाएंगे, फिर क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे, इसके बाद उल्का पिंड हो जाएंगे, और इसके बाद जो धूलकण और अन्य गैसें हैं ये भी सौरमंडल के सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग, तो सबसे ज़्यादा चमकीला भाग हमारी आकाशगंगा, और हमारी आकाशगंगा कौन सी? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग ओरियन नेबुला। क्या बताएंगे? ओरियन नेबुला। क्या नाम है? ओरियन नेबुला। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग हो गया। अगर हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा पूछा जाए, सबसे चमकीला तारा, तो चमकीला तारा क्या बताएंगे? चमकीला जो तारा होगा इसका नाम क्या है? डॉग स्टार। क्या नाम है? डॉग स्टार। इसी को कहा जाता है सीरियस या साइरस। साइरस बोलें या फिर सीरियस बोलें, या अंग्रेजी में लिखें तो इसको क्या लिखना है? डॉग स्टार। हमारी आकाशगंगा का सबसे ज़्यादा चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार। हमारी आकाशगंगा का सबसे ज़्यादा चमकीला भाग ओरियन नेबुला। इसके अलावा सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक तारा पूछा जाए, सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक, निकट या नज़दीक तारा, तब हमारा आंसर क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको ध्यान रखना है।
पूछा हुआ क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक तारा पूछा जाए तो आंसर हम क्या देने वाले हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके अलावा अब हम कुछ ट्रिक हैं उनकी बात करते हैं। जो सूर्य है इसके संगठन की बात कर लें, उसके बाद अभी हम देखते हैं फिर ग्रहों को। थोड़ी मैं सूर्य की और चर्चा कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस हो जाएगी, सर्वाधिक मात्रा किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन की। किसकी होगी, हाइड्रोजन की। अगर मैं इसके संगठन की बात करूं तो संगठन में हमें देखना है 2-3 बातें, जिनमें एक तो मैं देखूं हाइड्रोजन कितने परसेंट है, तो ये हमें बतानी है 71%। इसके अलावा हीलियम कितने परसेंट है, हीलियम बतानी है हमें 26.5%। इसके अलावा अन्य गैसें यहाँ पर हैं, और अन्य गैसें इनके बारे में अगर हम बात करें तो अन्य गैसें कितने परसेंट में आएंगी, इसका आंसर अगर हम देखें तो 2.5%। अन्य गैसें हो जाएंगी 2.5% में। दूसरी बात, सूर्य पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे कौन सी है, हीलियम। और अन्य गैसों में 2.5% में अन्य गैसें आएंगी। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि सूर्य पर कौन सी क्रिया होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन की क्रिया, कौन सी क्रिया होगी, नाभिकीय संलयन की क्रिया। अगर मैं नाभिकीय संलयन की क्रिया की बात करूं तो ये क्रिया क्या होती है, ज़्यादातर तो क्वेश्चन जो पूछा गया वो तो यही पूछा गया है कि नाभिकीय, यानी कि जो सूर्य पर जो क्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन होती है या नाभिकीय विखंडन होती है। तो हमें नाभिकीय संलयन ध्यान रखना है। इसमें हाइड्रोजन के 2 हल्के नाविक मिलकर हीलियम के एक भारी नाविक का निर्माण करते हैं। कैसे क्रिया होती है, थोड़ा हम इसकी भी बात कर लें। ये जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है 1H2 प्लस 1H2 बराबर 1H2 प्लस 1H2 बराबर ये हो जाएगा 2He4, और क्या मुक्त होगी, यहाँ पे एनर्जी मुक्त हो जाएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि सूर्य पर जो हाइड्रोजन है, सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना होता है, तो अनुपात आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा। ये लगभग 26.5 और ये 71%। तो अनुपात अगर पूछा जाए तो H2 अनुपात 2He4 बोले तो हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन और ये क्या है, हीलियम। अगर हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात पूछा जाए, पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 3:1 बताना है, 3:1 बताना है। ये सूर्य के बारे में बातें हो गई। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बार फिर देखिए, सूर्य पर कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन, जिसमें 2 हल्के नाविक जुड़कर एक भारी नाविक हीलियम का निर्माण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना होता है, तो अनुपात ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा मात्रा में सूर्य पर कौन सी गैस मिलती है, तो H2 हाइड्रोजन हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सूर्य से संबंधित, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, यानी प्रकाश आने में समय, तो प्रकाश आने में जो समय लगता है वो समय कितना बताएंगे हम, 8 मिनट, कितना बताएंगे, 8 मिनट 18 सेकेंड। 8 मिनट कितना समय लगता है, 8 मिनट 18 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आप समझना इस क्वेश्चन को, क्या मतलब है ये, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है, इस प्रकाश को आने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट 18 सेकेंड लगेगा। अब आप कहोगे कि हमने कुछ किताबों में 16 सेकेंड पढ़ा है, कुछ किताबों में 8 मिनट 20 सेकेंड पढ़ा है, तो वो ठीक है। जो पृथ्वी है, यानी कि जो सूर्य है, पृथ्वी है, यहाँ पे जो प्रकाश का जो आने का टाइम है, इसका जो मार्ग है,
पृथ्वी कभी सूर्य के नज़दीक आती है, कभी सूर्य से दूर जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है तो उस समय 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। अगर एवरेज टाइम पूछा जाए कितना लगता है तो 8 मिनट 18 सेकंड। हालांकि 16 भी सही है और 8 मिनट 18 सेकंड वो भी ठीक है। जो ज़्यादा सही आंसर है वो 8 मिनट 18 सेकंड है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मान लो सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश आना बंद हो जाए तो कितने समय बाद पृथ्वी पर अंधेरा होगा? तो आपको समय जो ध्यान रखना है वो लगभग 500 सेकंड बाद पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा, या बोलें तो 8 मिनट 18 सेकंड बाद अंधेरा हो जाएगा। इतना टाइम जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना। कभी कभी प्रकाश की गति पूछी जाती है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल या गति पूछी जाए तो प्रकाश की चाल या गति हमें बतानी है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जो प्रकाश की चाल है वो प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोनों ही ऑप्शन आप ध्यान रखना। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके अलावा आइए अब हम ग्रहों की बात कर लें। ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो देखिए फटाफट, ये जो ग्रह हैं इनको हमें पढ़ना है और ग्रहों को बहुत अच्छे से सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे। ये हमारा सूर्य है, इसको देखना है। ये क्या है? सन, सूर्य। अब देखो सारे के सारे ग्रह, ये अपना बुध है, कौन सा ग्रह है? बुध। बुध के बाद अगला कौन सा है? शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सारे के सारे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे के सारे ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके से इनको ध्यान रखना है। ये सबके सब किसके चक्कर लगाएंगे? सूर्य के चक्कर लगाएंगे। और सूर्य के चक्कर ये जो लगा रहे हैं इनकी डायरेक्शन क्या है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इनको थोड़ा ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। अगर इनकी डायरेक्शन पूछी जाए तो ये सबके सब कैसे घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इनके नाम आप ध्यान रखना। हिंदी नाम की जगह कभी कभी अंग्रेजी नाम आ जाता है। जैसे बुध को मरकरी किस ग्रह को कहते हैं? बुध को। वीनस किसको कहते हैं? शुक्र को। अर्थ किसको कहते हैं? पृथ्वी को। मार्स किसको कहते हैं? मंगल को। जुपिटर किसको कहते हैं? बृहस्पति को। सैटर्न किसको कहते हैं? शनि को। यूरेनस किसको कहते हैं? अरुण को। और नेपच्यून किसको कहा जाता है? वरुण ग्रह को। दूसरी बात, अगर हम इनको दूरी के क्रम में याद करें तो याद कैसे करें? जो दिनों के नाम आपको याद हैं उन दिनों के नाम को ही आपको ध्यान रखना है। जैसे बुध से आपको दिन शुरू करना है, सबसे पहले बुध होगा, बृहस्पति छोड़ दो, शुक्र आ जाएगा, फिर शनिवार छोड़ दें, रविवार आएगा, और रविवार छुट्टी का दिन है, और छुट्टी का दिन ये किसका है? पृथ्वीवासियों का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? पृथ्वी। अब सोमवार छोड़ो, क्या आ जाएगा? मंगल। बुध छोड़ो, क्या आ जाएगा? बृहस्पति। शुक्र छोड़ो, क्या आ जाएगा? शनिवार। और ए से अरुण, बी से वरुण। आप अल्फाबेटिकल देखें तो पहले आ आता है फिर वा आता है, या अंग्रेजी में देखो तो पहले ए आता है फिर वी आता है। बड़ी आसानी से सूर्य से दूरी की क्रम में ये याद हो जाएंगे। फिर देख लीजिए एक बार, बुध से दिन को शुरू करना है। बुध, बृहस्पति छोड़ो, शुक्र, शनिवार छोड़ो, रविवार। रविवार नाम का कोई ग्रह नहीं है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? अपना पृथ्वी, जहां हम रहते हैं।
इसके बाद सोमवार छोड़ो, सोमवार के बाद क्या होगा, मंगल, मंगल के बाद बुध छोड़ो, क्या आ जाएगा, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ो, क्या आ जाएगा, शनि, शनि के बाद आ से अरुण और वा से वरुण। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो डायरेक्शन है, सबके सब ग्रह कैसे घूमते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ दो को छोड़कर, सिर्फ दो को छोड़कर, दो कौन कौन से, यानी कि शुरू से पहला, शुरू से दूसरा और अंत से दूसरा, यानी कि इधर से भी दूसरा, उधर से भी दूसरा, ये कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज। अगर मैं अरुण की बात करूं तो अरुण जो घूमेगा वो कैसा घूमेगा, उल्टा। और इधर मैं बात करूं शुक्र, ये भी कैसा घूमेगा, उल्टा। यानी दो ग्रह ऐसे हैं जो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही उल्टा करते हैं। परिक्रमण क्या होता है, जैसे आप मंदिर जाते हो, मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हो, या हवन में जाते हो तो हवन कुंड के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जिसे हम परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमा को ही परिक्रमण कहा गया है। और जो परिभ्रमण है, परिभ्रमण का मतलब है अपनी अक्ष पर घूमना, अपनी कीली पर घूमना। तो अपनी अक्ष पर घूमने के लिए हम परिभ्रमण शब्द का प्रयोग करते हैं, अक्ष पर घूमने के लिए, घूर्णन करने के लिए। और जो किसी कक्षा में सूर्य के चारों ओर जो गति होती है वो क्या होता है, परिक्रमण होता है, जो परिक्रमा शब्द से बना है। आइए देखते हैं अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इनकी गति को लेके, जो दोनों प्रकार की गति की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो मैंने लिखा परिक्रमण, परिक्रमण, और दूसरा परिभ्रमण। दोनों समझ में आ गए होंगे। परिभ्रमण का मतलब अक्ष पर घूमना, जैसे बंगूर नाचता है, लट्टू घूमता है एक ही कीली पर, अपनी अक्ष पर घूमना परिभ्रमण होगा। और किसी के चारों ओर चक्कर लगाना क्या हो जाएगा, परिक्रमण हो जाएगा। अब इसमें देखें कि परिक्रमा काल अगर पूछा जाता है, तो अगर परिक्रमा काल सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम परिक्रमा जल्दी कौन लगा लेगा, जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो सबसे कम परिक्रमा काल किसका हो जाएगा, बुध का। सबसे कम परिक्रमा काल सबसे कम किसका होगा, बुध का। और अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो अधिक किसका होगा, जो दूर होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। और सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, वरुण। यानी कि सबसे अधिक परिक्रमा काल किसका हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा वरुण का। इसी तरीके से अगर मैं परिभ्रमण की बात करूं, अपनी अक्ष पर जो घूमते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से कौन घूमता है, और अपनी अक्ष पर सबसे धीमी गति से कौन घूमता है। तो अपनी अक्ष पर जो सबसे तेज गति से घूमता है परिभ्रमण, जिसका सबसे अधिक है वो है परिभ्रमण, जिसका सबसे अधिक है वो है बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति मात्र 10 घंटे के अंदर अपनी अक्ष पर घूम जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं सबसे अधिक किसका है, तो अधिक में आंसर किसका आएगा, शुक्र। सबसे अधिक परिभ्रमण किसका है, तो अधिक किसका हो जाएगा, शुक्र का। यानी कि शुक्र बड़ी मस्त चाल से चलता है, धीरे धीरे चलता है, अपनी अक्ष पर धीमी गति से घूमता है। और अगर हम बात करें बृहस्पति की, बहुत तीव्र गति से अक्ष पे घूमता है, मात्र 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। अगर पृथ्वी का आपसे पूछा जाए परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, तो दोनों हमें ध्यान रखने हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल है, पूरा चक्कर जो सूर्य का लगाती है वो 365 दिन है। और अगर हम उसका परिभ्रमण पूछें, परिभ्रमण अगर पूछा जाए तो आंसर क्या देना है, लगभग 24 घंटे। ये 23 घंटे 56 मिनट का टाइम लगता है, लगभग 24 घंटे कह सकते हैं पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में, या पृथ्वी का घूर्णन काल पूछा जाए तब। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं, दूर हो गए। अगर इसमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा वही होगा जिसका नाम बड़ा है, और सबसे बड़ा नाम किसका है, बृहस्पति का। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, बृहस्पति। अब सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइए, बुध। सबसे छोटा कौन सा है, बुध। दिखाई दे रहा है आपको, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बुध। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। इसके अलावा सबसे निकट हो गया बुध, सबसे दूर हो गया वरुण, सबसे छोटा हो गया बुध, सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति। अगर मैं इसके परिक्रमण काल की बात करूं तो सबसे कम परिक्रमण काल हो गया बुध का, सबसे अधिक परिक्रमण काल हो गया वरुण का। परिभ्रमण की बात करूं
तो सबसे अधिक जो परिभ्रमण का है वो किसका है, शुक्र का। सबसे कम परिभ्रमण किसका है, बृहस्पति का। बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि आकार के क्रम में पृथ्वी कौन सा ग्रह है। तो पांचवा बड़ा ग्रह बताना है, सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तब अपना तीसरा है। आकार में पूछा जाए तो पांचवा, पांच से पृथ्वी, पांच से पांचवा बड़ा ग्रह। आकार में पूछा जाए तो तीसरा, यानी कि जो दूरी पूछी जाए सूर्य से तो तीसरे नंबर पे दूरी में आता है और आकार में पांचवें नंबर पे आता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये जो अपने ये वाले ग्रह हैं चार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। कैसे ग्रह, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह हैं। और ये जो इधर चार रह गए ये कैसे हैं, बाह्य ग्रह। कैसे ग्रह हैं, बाह्य ग्रह। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, बाह्य ग्रह को हम और किस नाम से जानते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं। बाह्य ग्रह बोलें, गैसीय ग्रह बोलें, इनको हम आंतरिक ग्रह बोलें या पार्थिव ग्रह बोलें। पार्थिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के तरह ठोस हैं, पृथ्वी की तरह ठोस हैं, इसीलिए इनको पार्थिव कहा जाता है। इन ये सब गैसीय ग्रह हैं, इनको बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो मंगल और बृहस्पति है, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह अगर पूछा जाए, क्षुद्र ग्रह किन के बीच मिलते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इधर अपना बृहस्पति है और इधर मंगल, यानी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्षुद्र ग्रह जो खुली आंखों से देखा जा सकता है, तो खुली आंखों से देखा जा सकने वाला क्षुद्र ग्रह कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा, फोर बेस्टा। यानी ऐसा ग्रह जो खुली आंखों से देखा जा सकता है, ऐसा क्षुद्र ग्रह जो खुली आंखों से देखा जा सकता है, वो कौन सा है, फोर बेस्टा। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या पूछे जाते हैं, उनकी बात कर लूँ। इसके बाद आपको 25-30 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए आप, अगर आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र, सबसे गर्म ग्रह। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह, तो सबसे ठंडा कौन सा है, अरुण, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, अरुण। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र। दूसरी बात, सबसे ठंडा वो होना चाहिए जहाँ टेम्परेचर कम जाता हो, जो सूर्य से दूरी ज़्यादा हो। तो हालांकि अरुण और वरुण दोनों ही ठंडे हैं, लेकिन जब टेम्परेचर देखा गया तो अरुण का टेम्परेचर वरुण से माइनस में ज़्यादा था। इसका वरुण का जो टेम्परेचर था वो -200 डिग्री सी था और अरुण का -225 डिग्री सी, अर्थात सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा हुआ, अरुण हुआ। दूसरी बात, इसमें दो ग्रह ऐसे हैं जिनका परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों ही उल्टा है, यानी कि दोनों पर देखें तो जो सूर्य हमारा निकलता है वो सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस दिशा से किस दिशा को घूमती है, तो पश्चिम से पूरब को घूमती है। सारे ग्रह सिर्फ दो को छोड़कर सभी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं जिन पे दिन पश्चिम में निकलता है, और वो दो ग्रह जिनका परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों ही उल्टा है, वो अभी मैंने बताया, शुरू से दूसरा और अंत से दूसरा। शुरू से दूसरे की बात करें तो शुक्र, अंत से दूसरे की बात करें तो अरुण। तो दो ग्रह आपको ध्यान रखने हैं स्पेशली, अरुण और शुक्र, यानी कि परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों ही जिनका उल्टा है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बचते हैं ना, जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, सबसे कम किसके हैं, सबसे बड़ा कौन सा है। आइए इनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह अभी मैंने बताया कौन सा है, जिसका नाम बड़ा है, और सबसे बड़ा नाम किसका है, बृहस्पति का। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति। और बृहस्पति क्या है, इसे ज्ञान का देवता माना जाता है, गुरु माना जाता है, गुरुदेव इसको कहा जाता है। यानी कि बृहस्पति को क्या कहते हैं, गुरुवार।
यानी कि गुरु का बार। और जब गुरु का बार है तो क्या होगा, ज्ञानी होगा। ज्ञानी से मतलब आपको सीधा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो क्या हो जाएगा, बृहस्पति का होगा। और बृहस्पति को क्या कहते हैं, गुरुवार। और गुरु गुरु का बार मतलब ज्ञानी, ध्यान रखना है गैनीमीड। कौन सा है, गैनीमीड। यानी कि ज्ञानी से आपको गैनीमीड ध्यान रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, गैनीमीड। गैनीमीड किसका है, बृहस्पति का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बुध का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, मंगल। यानी पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा, ध्यान रखना है। फिर से देखो, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ये जो मंगल है इसके दो उपग्रह हैं। मंगल के दो उपग्रह ध्यान रखने हैं, फोबोस और डिवोस। कौन कौन से, फोबोस और डिवोस। मंगल के दो उपग्रह, आगे लिख दे रहा हूं। मंगल के कितने उपग्रह हैं, दो। कौन कौन से, फोबोस और डिवोस। फोबोस और डिवोस। अब एक बात ध्यान रखना है, डिवोस से आपको ध्यान रखना है, डिवोस से क्या ध्यान रखना है, डिमोशन। डिमोशन का मतलब कम करना। कम करने का मतलब सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह पूछा जाए सौरमंडल का तो आंसर क्या होगा, डिवोस। किसका है ये, मंगल का। सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो कौन सा होगा, अभी जिसकी हमने बात की थी, बृहस्पति का, गैनीमीड। इसके अलावा मंगल के बारे में कुछ और विशेषताएं हैं, वो भी ध्यान रखने हैं। अगर हमसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा, सौरमंडल का निक्स ओलंपिया। कौन सा होगा, निक्स ओलंपिया। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा जाए तो ओलिपस मैसी। चलो लिख लेते हैं। मंगल ग्रह के बारे में, मंगल के उपग्रह हो गए। अगर मैं मंगल ग्रह की बात करूं तो मंगल ग्रह पर यानी कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी जो सौरमंडल है इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो क्या ध्यान रखना है, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। अगर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा जाए, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या होगा, ओलिपस मैसी। ओलिपस मैसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या हो जाएगा, ओलिपस मैसी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा, निक्स ओलंपिया। और ये निक्स ओलंपिया, इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना ऊंचा है, एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इसको ध्यान रखना है। सबसे छोटा उपग्रह डिवोस हो गया, सबसे बड़ा क्या हो गया, बृहस्पति हो गया। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखिए। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से ग्रह का है, तो आंसर क्या बताना है, पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व कौन से ग्रह का है, तो आंसर क्या होगा, शनि का। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछा जाए कि लेटा ग्रह किसको कहा जाता है, लेटा ग्रह किसको कहा जाता है, तो कौन सा होगा, अरुण। इसको क्या कहा जाता है, लेटा ग्रह। अब ये लेटा हुआ क्या है, सबसे ज़्यादा झुकाव है इसका। जैसे पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, कक्ष तल में पृथ्वी का झुकाव 66.5 डिग्री है, उसी तरीके से यहाँ पे कक्ष तल में इसका झुकाव है अरुण का, ये लगभग 90 डिग्री तक झुका हुआ है। और 90 डिग्री तक झुके होने के कारण इस पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं जाती, इनके इस पे जो ताप मिलता है वो इसके केवल ध्रुवों को मिल पाता है, इसीलिए सबसे ठंडा है और इस ज़्यादा झुका हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेटा ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है।
इसके अलावा और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे, उनकी हम बात कर लें। चलो यहाँ पे मैं कुछ आपको ट्रिक लिखवा दे रहा हूँ, उन ट्रिकों के हिसाब से आप देखना। ग्रहों के रंग, ग्रहों के रंग, एक तो रंग से क्वेश्चन आता है, और ये किसके कारण होते हैं, यानी कौन सा तत्व यहाँ पे मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसको अगर हम देखें तो एक ट्रिक मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी। हम हैं पीले, हम हैं पीले हम हैं, दोबारा देखिए, हम हैं नीले, पति हैं पीले, और शुक्र बहन चमकीली हैं, शुक्र बहन चमकीली हैं। शनि है काला, शनि है काला, लाल है मंगल, लाल है मंगल, और अरुण वरुण पर, अरुण वरुण पर, वरुण पर हरियाली है, अरुण वरुण पर हरियाली है। एक बार फिर देखिए, हम हैं नीले, हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली हैं, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण वरुण पर हरियाली है। अब देखो यहाँ हमसे मतलब क्या है, हमसे मतलब जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला। और ये जो रंग नीला है, ये नीला रंग किसके कारण है, जल की अधिकता के कारण, जल की अधिकता के कारण। दूसरा, पति है पीले, यानी पति से ध्यान रखना है बृहस्पति, किसे ध्यान रखना है, बृहस्पति, और इसका कलर कैसा है, पीला। और ये जो पीला रंग है, ये पीला रंग किसके कारण है, SO2 के कारण, सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण, सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण। अगला देखें, शुक्र, यानी कि शुक्र बहन चमकीली, यानी चमकीला ग्रह पूछा जाए तो चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र। पृथ्वी की बहन पूछा जाए तब भी क्या होगा, शुक्र। पृथ्वी की बहन क्या होगा, शुक्र। पृथ्वी की बहन ध्यान रखना है, शुक्र। ये सुबह को दिखाई देता है इसलिए इसको भोर का तारा कहते हैं, शाम को दिखाई देता है इसलिए इसको साय का तारा कहते हैं। साय का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, चमकीला ग्रह, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह क्या होगा, शुक्र। परिभ्रमण काल सबसे कम किसका, शुक्र का। ये बातें आपको शुक्र के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा शनि महाराज को देखो, शनि महाराज का रंग कैसा है, काला। शनि महाराज का रंग कैसा है, काला। और ये काला किसके कारण है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, N2 की अधिकता के कारण, बोले तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। दूसरा, मंगल। मंगल दिन किसका है, हनुमान जी का। और हनुमान जी लंगोटा कौन सा बांधते हैं, लाल रंग का। और ये हनुमान जी का जो रंग है या मंगल है उसका रंग कैसा है, लाल। और ये लाल किसके कारण है, फेरिक ऑक्साइड के कारण, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग इसका हो गया मंगल का। अब अरुण और वरुण ये दोनों कैसे हैं, ग्रीन। अरुण का रंग कैसा है, हरा। वरुण का रंग भी कैसा है, हरा। और ये हरा रंग है अरुण और वरुण का, ये किसके कारण है, मीथेन के कारण। किसके कारण, मीथेन, CH4। मीथेन के कारण हरा रंग किसका है,
अरुण और वरुण का। ये तो रंगों की बात हो गई, किसके कारण है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देख लें। एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। सूर्य से दूरी के क्रम में, दूरी के क्रम यानी कि कौन सबसे ज़्यादा दूर है, कौन सबसे ज़्यादा निकट है, इनको हमें ध्यान रखना है। और सूर्य से दूरी के क्रम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं उनकी हमें बात करनी है। देखते हैं सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक, सबसे ज़्यादा दूर कौन कौन से हैं। तो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा था, बुध, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। अगर ट्रिक से आपको पढ़ना है तो आइए ट्रिक से देखते हैं। देखो बीएसपी लीडर, एमबी ग्रहों पर सेब खाती हैं, सेब खाती हैं। तो बी से देखो दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और इसके बाद क्या होगा, शनि, ए से अरुण, बी से वरुण, इनको थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन सी ट्रिक है दूरी के क्रम में, ध्यान रखना बीएसपी लीडर एमबी मायावती ग्रहों पर सेब खाती हैं। इसके अलावा अगली ट्रिक आप देखिए, सूर्य से आकार के क्रम में, देखो आकार के क्रम में, आकार के बढ़ते क्रम में लिख लो या घटते क्रम में लिख लो। तो आकार का क्रम हमें यहाँ ध्यान रखना है और आकार का क्रम यानी कि हमें घटते क्रम में देखना है। आकार का क्रम कौन सा होगा, घटता क्रम। घटते क्रम में हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए घटते क्रम की अगर हम बात करें तो बड़ी आसान सी ट्रिक है, ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखो, पति के सेब, पृथ्वी की बहन ने मंगल बुध में खाए, देखो पति से यानी कि सबसे आकार के क्रम में घटता हुआ तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पति से बृहस्पति। कौन सा होगा, बृहस्पति। पति के सेब, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, शनि। दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। इसके बाद क्या होगा, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे क्या आता है, वरुण। और पांचवा बड़ा ग्रह पूछा हुआ क्वेश्चन है, आकार के क्रम में पांचवा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो अपना होगा पृथ्वी। पृथ्वी की बहन पता है आपको कौन सा होगा, शुक्र 6 नंबर पे आएगा, 7 में पे मंगल आएगा, हाँ 5वां पृथ्वी, 6ठा शुक्र, 7वां मंगल और 8वां क्या हो गया, 8वां बड़ा ग्रह या सबसे छोटा तो कौन सा बता दोगे, बुध है। आकार में सबसे छोटा बुध है। आपको दूरी के क्रम में मैंने बता दिए, आकार के क्रम में बता दिए। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए फटाफट, देखो बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह अगर पूछा जाए तो आंसर सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का। और ये कितना है, 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसके अलावा सबसे कम घनत्व पूछा जाए तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है शनि। कौन सा ध्यान रखना है, शनि। किस ग्रह का परिक्रमा काल सबसे अधिक है, देखो परिभ्रमण नहीं पूछा है, परिक्रमा पूछा है। तो परिक्रमा जो सबसे ज़्यादा दूर था, सबसे ज़्यादा दूर कौन सा था, वरुण। सबसे ज़्यादा दूर कौन सा था, वरुण। और सबसे कम किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। और सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा था, बुध। किस ग्रह का घूर्णन काल
सबसे अधिक है। घूर्णन काल का मतलब अपने अक्ष पर घूमना। तो किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे अधिक है, तो कौन सा होगा? सबसे धीमी गति से कौन घूर्णन करता है? शुक्र। अगला क्वेश्चन देखें, किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से घूमने वाला अक्ष पर कौन सा? बृहस्पति। आंसर क्या होगा? बृहस्पति। इसके बाद सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, अभी मैंने बताया था निक्स ओलंपिया। क्या बताया? निक्स ओलंपिया। ओलंपिया। और ये एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, अभी मैंने बात की थी, कौन सा था? सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी। कौन सा था? ओलिपस। ओलिपस मैसी। ओलिपस मैसी, ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे छोटा ग्रह, तो अभी बताया था बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा, सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा कौन सा था? बुध। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है उनको देखते हैं फटाफट। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? अभी हम बात कर चुके, अरुण। सबसे अधिक चमकीला कौन सा होगा? अभी बात की थी, शुक्र जो गर्म है वही चमकीला होगा। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बात की थी डायग्राम में, मंगल व बृहस्पति के बीच। मंगल व बृहस्पति के बीच। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा किसका है? बृहस्पति का। गुरु का है, गुरुवार का है। क्या होगा? ज्ञानी। और ज्ञानी से हमें क्या ध्यान रखना है? गैनीमीड। इसके अलावा और जो क्वेश्चन बचते हैं उनको देखिए फटाफट। सबसे बड़ी आकाशगंगा, तो सबसे बड़ी आकाशगंगा लायमन, अभी पीछे बात की थी हमने, लायमन अल्फा बिलोप्स। लायमन अल्फा बिलोप्स। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल किस आकाशगंगा का भाग है? तो मंदाकिनी ध्यान रखना है, या दुग्ध मेखला, या फिर मिल्की वे। इसके अलावा हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो अभी हमने बात की थी कैसा आकार है? सर्पिल आकार है, सर्पिलाकार आकार है। इसके अलावा हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग ओरियन नेबुला, अभी बात की थी हमने ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है? हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या साइरस? डॉग स्टार या बोले तो साइरस, सीरियस, जो भी लिखा हो, इसको आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, सूर्य के सबसे नज़दीक तारा। तो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक तारा अभी हमने बात की थी, कौन सा था? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा था? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दिशा ज्ञात करने के लिए किस तारे का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा ध्रुव तारा। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। दिशा ज्ञात करने के लिए जिस तारे का प्रयोग किया जाता है। शुक्र व अरुण का परिक्रमण व परिभ्रमण की गति, तो सब उल्टे बताने हैं। यानी कि अगर मैं शुक्र और अरुण दोनों की बात करूं तो सबसे पहले देखूं इनका घूर्णन, यानी कि अक्ष पर जो घूमते हैं वो घूर्णन इनका है पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम, यानी कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब घूमती है और अरुण और शुक्र हैं ये उल्टे घूमते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूमती है, दिन हमारा पूरब में निकलता है, जबकि ये इनका जो घूर्णन होता है वो घूर्णन पूरब से पश्चिम है। इन पे जो दिन निकलता है वो पश्चिम में निकलता है। दूसरी गति की अगर हम बात करें तो परिक्रमण गति, कक्षीय गति। तो कक्षीय गति जो इनकी होती है उसमें ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह कैसे घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी डायरेक्शन में घूमेंगे, और ये दोनों ऐसी डायरेक्शन में घूमते हैं। यानी कि इनका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों ही बाकी जो 6 ग्रह हैं उनसे उल्टा है। आगे देखते हैं, खुली आंखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह, अभी मैंने आपको बात की थी फोर वेस्टा। कौन सा है? फोर वेस्टा, जिसको हम खुली आंखों से बिना किसी दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोल संख्या मुख्यालय कहाँ बताया था? पेरिस के अंदर है। कहाँ है? पेरिस के अंदर है।
चेक गणराज्य सम्मेलन में जो 2006 में यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया, ये इसे किस ग्रह की संज्ञा दी गई? तो जो बाहर किया गया था इसे कहा गया बौना ग्रह। क्या कहा गया? बौना ग्रह। और ये बौना ग्रह जो प्राग चेक गणराज्य में जो सम्मेलन हुआ है, वो सम्मेलन किसने किया है? AIAU द्वारा किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का जो मुख्यालय पेरिस में है, यानी इस संघ ने जो सम्मेलन किया था प्रयाग में, और इसी में जो यम को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। और अब वर्तमान में ग्रह कितने रह गए? 8। पहले कितने थे? 9। नवा था, इसको बौना ग्रह में शामिल कर दिया है, गया कहीं नहीं है। जहाँ पहले था ये, वहाँ आज भी है, केवल ग्रह हम इसको नहीं मान रहे हैं। अरोरा की घटना क्या है? अरोरा की घटना क्या होती है? जैसे सूर्य है, सूर्य से जो सौर ज्वालाएं निकलती हैं, वो सौर ज्वालाएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी का आयन मंडल है, उस आयन मंडल तक पहुंच जाती हैं और आयन मंडल में आयनों से टकराकर तीव्र प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसे अरोरा की घटना कहा जाता है। ये अरोरा की जो घटना है, ये उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बेसिलस और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानी जाती है। ये अरोरा की घटना हमें ध्रुवों से दिखाई देती है, और उत्तरी ध्रुव से जो दिखाई देती है वो अरोरा बेरिलिस है, और जो दक्षिण ध्रुव पे दिखाई देती है वो अरोरा ऑस्ट्रेलिस है। बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय सिद्धांत व सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत को किसने दिया? जो पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत है, ये किसने दिया था? टॉलमी ने। किसने दिया था? टॉलमी ने। जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया? बताइए। पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत है, वो किसने दिया? टॉलमी ने। और जो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है, ये किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। किसने दिया था? कॉपरनिकस। दूसरी बात, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो आंसर क्या होगा? केपलर ने दिए। ग्रहों की गति के नियम किसने बताए थे? 3 नियम ग्रहों की गति के बताए हैं, वो किसने बताए हैं? केपलर ने बताए हैं। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन हैं वो यही कंप्लीट हुए। इसके अलावा और कोई बातें जो इसमें हमने की हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से सारी बातों को कंप्लीट कर लिया। कोई बात हमने ऐसी छोड़ी नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछी गई हो और आपको हमने ना बताई हो। आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जो क्लास हम आज समाप्त कर रहे हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इस क्लास को देखना है, समझना है। ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस करके मैंने लिखे हैं, जो आपको समझाया है। आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।